अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रिसर्च में हम इंटरव्यू के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जो है वो इंटरव्यू के दो मेन टाइप्स को डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। बेटे आज जो आपका टॉपिक है वो है सम टिप्स टू फॉलो व्हेन इंटरव्यू। कि जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, जब एक इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता है, तो इंटरव्यूज़ के दौरान जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इसमें कुछ बायसेस के तज़ाद के चांसेस होते हैं। बायस मीन्स के एरर्स और इनएक्यूरेसीज इन द डाटा कलेक्टेड, कि आप जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें कुछ एरर्स या इनएक्यूरेसीज हो सकती हैं। अब बेटा ये बायस, ये एरर्स जो हैं ये इंटरव्यूअर की तरफ से भी हो सकती हैं, इंटरव्यूई यानी कि जिसका इंटरव्यू किया जा रहा है, या सिचुएशन की तरफ से हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यूअर की तरफ से क्या बायस आ सकता है। बेटे इंटरव्यूअर जो है वो बायस क्रिएट कर सकता है अगर प्रॉपर ट्रस्ट और रेपर्ट जो है वो इंटरव्यू के साथ इस्टेब्लिश ना की जाएगी, ठीक है, या जब रिस्पॉन्डेंट्स के रिस्पॉन्सेस को मिस इंटरप्रेट किया जाए, डिस्टॉर्ट किया जाए, यानी कि गलत वे में अंडरस्टैंड किया जाए, या इंटरव्यूअर अनइंटेंशनली जो है वो इनकरेज करेंगे या डिस्करेज करे सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस को अपने गेस्चर्स और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। यानी कि समटाइम्स हम इंटरव्यू लेते हुए बीइंग एन इंटरव्यूअर जो है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस या गेस्चर्स ऐसे होते हैं जिससे रिस्पॉन्डेंट्स घबरा जाता है और वो उसी तरह का रिस्पॉन्स शो करता है जैसे उसको लगता है कि ये मुझसे चाहता है। तो ये बेटे इंटरव्यूअर की तरफ से जो है वो बायसेस आ सकते हैं। इंटरव्यू को अटेंटिव तरीके से उसे सुनना चाहिए, ठीक है, कीन इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए और इस तरीके से क्वेश्चन करने चाहिए, क्वेश्चंस क्लैरिफाई करने चाहिए, रिपीट करने चाहिए। और अगर रिस्पोंडेंट आंसर देता है तो उस आंसर को पैराफ्रेज करना चाहिए, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करना चाहिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है ताकि आपके सामने मेन बात जो है वो क्लियर है। अब बेटे इंटरव्यू यानी कि जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है उसकी तरफ से बायस कैसे आ सकता है। बेटे जब एक इंटरव्यू जो है वो अपनी ट्रू ओपिनियंस को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि जो इंटरव्यूअर उससे चाहता है वैसी बात बयान करने की कोशिश करता है, या जब वो क्वेश्चन को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और गलत आंसर कर देता है, या फिर क्लैरिफिकेशन जो है वो इंटरव्यूअर से डिमांड नहीं करता और क्वेश्चन को मिसअंडरस्टूड करते हुए उसका रिस्पॉन्स शो कर देता है, तो ये बेटे वो चीज़ें हैं जो कि बायस को इंट्रोड्यूस करा सकती हैं, ठीक है। बहुत से जो इंटरव्यूअर्स हैं वो अपने पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जो है वो सामने लेके नहीं आ पाते, वो घबरा जाते हैं इंटरव्यू के ड्रेस से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके तरीक़ेकार से, उसकी पर्सनालिटी से, और इस तरीके से वो ट्रुथफुल किस्म के आंसर्स जो हैं वो डिपिक्ट नहीं कर पाते बल्कि डेलिबरेटली इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस जो हैं वो शो कर देते हैं। तो बायसेस जो है वो इंटरव्यू की तरफ से भी हो सकते हैं, फिर बेटे सिचुएशन में हो सकते हैं। सिचुएशन में किस तरह से बायसेस हो सकते हैं, तीन तरीक़ों से: नॉन पार्टिसिपेंट्स, ट्रस्ट लेवल एंड रिपोर्ट एस्टैब्लिश्ड एंड फिजिकल सेटिंग ऑफ द इंटरव्यू। नॉन पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि कुछ जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो अनविलिंग होते हैं या इनेबल होते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सकें स्टडी में, जिसकी वजह से आपकी स्टडी में बायस आ जाता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो उतने अच्छे तरीके से डाटा को बयान नहीं कर सकते जितना नॉन पार्टिसिपेंट्स कर सकते थे। फिर बेटे दूसरी तरफ ये कि जब एक इंटरव्यूअर जो है वो प्रॉपर ट्रस्ट लेवल इस्टेब्लिश नहीं कर पाता इंटरव्यू के साथ, तो फिर जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो वेरिंग डिग्रीज़ के होते हैं। यानी कि कुछ इंटरव्यू जो है उन्होंने अच्छे रिलेशन डेवलप कर लिए, कुछ के अच्छे रिलेशन डेवलप नहीं हुए, तो वेरिंग डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सेज जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। और इसके अलावा बेटे थर्ड जो है वो ये है द फिजिकल सेटिंग ऑफ द इंटरव्यू, कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंटरव्यू सेटिंग से जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते, यानी कि अगर वर्क प्लेस पर इंटरव्यू किया जा रहा है तो उन्हें वो रिस्पॉन्ड फ्रैंकली और ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, उन्हें पता है हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे कोलीग्स इर्द गिर्द हैं, हमारे मैनेजर्स इर्द गिर्द हैं। तो ये बेटे डिफरेंट तरह के बायसेस हैं जो कि इंटरव्यू के प्लेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बेटे इन बायसेस को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, जिसमें बेटे सबसे पहले है इस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी एंड रिपोर्ट एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स टू रिस्पॉन्ड। कि बेटे देखें कि सबसे पहली चीज़ जो है वो ये इंपॉर्टेंट है कि जो रिसर्चर है वो अपनी क्रेडिबिलिटी यानी कि अपना इत्तमाद, अपनी रेपुटेशन जो है वो क्रिएट करें इंटरव्यू के साथ और इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करें कि वो रिस्पॉन्ड करें। एक रिसर्चर, एक इंटरव्यूअर के अंदर प्रोफेशनलिज्म, इंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैनेजर जब भी रिसर्चर्स को हायर करें तो वो इस चीज़ को क्लियर करें कि जो भी रिसर्चर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट होने के काबिल हैं, उनकी पर्सनैलिटी और उनके पास एबिलिटीज़ मौजूद हैं,
रिसर्चर्स को रिपोर्ट यानी कि एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है मैनेजर्स के सामने, क्लाइंट्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है, ताकि उनको फिर बेटर तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज को परफॉर्म कर सकें। नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म, ये वो क्वालिटीज़ हैं जो एक रिसर्चर के अंदर मौजूद होनी चाहिए, और इन्हीं क्वालिटीज़ के पर्सन को आप ऑर्गेनाइजेशन में एज अ रिसर्चर हायर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पॉन्डेंट से ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले, तो इंटरव्यूअर या रिसर्चर को जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। रिसर्चर को जो है वो रिस्पोंडेंट्स को ईज़ में लेके आना होगा, कंफर्टेबल सिचुएशन में लेके आना होगा, ताकि उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो ट्रूथ हो। तो रिसर्चर जो है वो पर्पस बताए इंटरव्यू का, और उनको इंश्योर करे कि उनके रिस्पॉन्सेज को कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी दी जाएगी, ठीक है। जब आप रिस्पोंडेंट्स के साथ इस तरह ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, तो उसके बाद ही रिस्पोंडेंट्स आपको ऑनेस्ट आंसर दे सकेंगे, क्योंकि ये आसान काम नहीं है कि जब आप एम्प्लॉयज़ का वर्क प्लेस पर इंटरव्यू करने आते हैं तो उनको ये शक हो रहा होता है कि शायद हमारी ये बातें मैनेजमेंट तक पहुंच जाएंगी और हमें जो है वो नुकसान बियर करना पड़ेगा, इस वजह से वो हेजिटेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप उनको इस चीज़ की एश्योरेंस करवाएं कि आप मैनेजमेंट के साइड पर नहीं हैं, आपके सारे रिस्पॉन्सेज को आपका नेम लिए बगैर कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, तो उसके बाद रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो आपको जवाब दे सकते हैं। तो रिस्पोंडेंट्स के साथ आपने एक इत्तेमाद का रिलेशनशिप क्रिएट करना है, जिसमें आपने उनको अपने स्टडी का पर्पस बताना है। तो आप एक प्लेजेंट, सिंसियर, सेंसिटिव एंड नॉन इवैल्यूएटिव किस्म की इन्वायरमेंट जब क्रिएट करेंगे, तो उस सूरत हाल में एम्प्लॉयज़ आप पे इत्तेमाद करेंगे और बगैर किसी डर के, एंजाइटी एंड टेंशन के आपको सिचुएशन को हैंडल करते हुए कंफर्टेबल किस्म का आंसर जो है वो आपको देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है बेटे कि आप जो है वो डिफरेंट तरह की टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आप रिस्पोंडेंट से अनबाइस्ड रिस्पॉन्सेस चाहते हैं। उसमें पहली टेक्निक है कि आप क्वेश्चनिंग टेक्निक अपनी इस तरह से करें जिसमें फनलिंग आ जाती है। फनलिंग एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें आप एक ब्रॉड सिचुएशन से नैरो डाउन सिचुएशन की तरफ जाते हैं। ये आपके लिए एडवाइजेबल है। आपने अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में भी पढ़ा कि आप पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन करें और एक सिचुएशन के बारे में ब्रॉड आइडिया गैदर करने की कोशिश करें। जिस तरह आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट आर सम ऑफ योर फीलिंग्स अबाउट वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। ये एक ब्रॉड क्वेश्चन है। इसके बाद जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं वो थोड़े नैरो कर सकते हैं। इस टेक्निक को फनलिंग टेक्निक कहते हैं। उसके बाद बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अनबाइस्ड क्वेश्चंस करें। अनबाइस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कम एरर्स या बाइसेस के चांसेस हों। जिस तरह आप इनसे ये पूछें, टेल मी हाउ यू एक्सपीरियंस योर जॉब, ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर है बजाय इससे कि आप इससे ये बाइस्ड किस्म का क्वेश्चन करें, बॉय द वर्क यू डू मस्ट बी रियली बोरिंग, लेट मी हियर हाउ यू एक्सपीरियंस इट। कि आपने पहले ही उसे कह दिया कि आपका काम बहुत बोरिंग है, अब आप मुझे बताएं कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। नो, ऐसे नहीं आपने क्वेश्चन करना है, ये बाइस्ड क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन अनबाइस्ड वे में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको लोडेड क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें आप जो है वो अपनी परसेप्शन अंदर शामिल कर देते हैं और इस तरह से ये बायस आ जाता है। जो सर्टेन वर्ड्स, टोन अपनी वॉइस के थ्रू अगर आप इनअप्रोप्रिएट किस्म के गेस्चर्स ऐड कर दें तो ये बेटे लोडेड क्वेश्चन बन जाता है और लोडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। उसके बाद बेटे क्लैरिफाइंग इश्यूज़ है कि रिसर्चर के लिए ज़रूरी है कि वो रिस्पोंडेंट्स के साथ अपने इश्यूज़ को क्लैरिफाई करे, ठीक है। रिस्पोंडेंट उसको जो भी जवाब दे रहा है उसको रीस्टेट करे, रीफ्रेस करे, ताकि उसके सामने क्लियर इन्फॉर्मेशन आए। अगर इंटरव्यू यानी कि रिस्पोंडेंट कहता है देयर इज़ एन अनफेयर प्रमोशन पॉलिसी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में तो अनफेयर प्रमोशन पॉलिसी है, सीनियरिटी को तो देखा ही नहीं जाता, जूनियर्स को हमेशा प्रमोट किया जाता है। तो रिसर्चर रिपीट करे इस बात को कि आपके कहने का ये मतलब है कि जूनियर्स को कैपेबल सीनियर्स के ऊपर अपॉइंट कर दिया जाता है। इस तरह से जब आप रिफ्रेस करेंगे और वो कहेगा यस मेरे कहने का यही मतलब है, तो उसकी बात की क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। इसी तरह का रिस्पोंडेंट कहता है कि फैसिलिटीज़ बहुत ख़राब है, हमें जो है ना समटाइम्स इतना काम का लोड होता है कि हम पानी या प्यास से मर जाते हैं लेकिन हमें पानी नहीं मिलता। अब रिसर्चर यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं, उनके पास कोई जो है वो वाटर नहीं है, ठीक है, कोई उनके पास जो है वो डिस्पेंसर नहीं है जहाँ से वो पानी पी सके, या इसका दूसरा मतलब जो है वो ये हो सकता है कि काम का लोड ही इतना ज़्यादा होता है कि वो जा नहीं पाते। तो इस तरह रिस्पोंडेंट जब इन बातों को रिपीट करेगा, क्लैरिफाई करेगा, तो उसके सामने मेन इशू आ जाएगा कि इनके एरिया में वाटर नहीं है, पानी काफ़ी दूर है जिसकी वजह से वो जाते नहीं हैं, या फिर उनके पास टाइम का लोड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी पाते। उसके बाद बेटे रिस्पोंडेंट की हेल्प करें कि वो इश्यूज़ पे सोचें। अगर रिस्पोंडेंट आपको ये कहता है आई डोंट नो, तो आप उसको एक सिंपलर वे में क्वेश्चन उसके सामने फ्रेज करें ताकि उसके लिए आंसर करना जो है वो आसान हो जाए। यानी कि वो आप उससे पूछ रहे हैं कि आपको अपनी जॉब पे कौन सी चीज़ें नहीं पसंद, और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि भाई मैं क्या डिसलाइक करता हूँ। फिर आप उसको नैरो डाउन करें, आप उसको बताएं, दो ऑप्शन उसके सामने रखें, ठीक है, कि भाई आपको कस्टमर को सर्व करना जो है वो नहीं पसंद, या आपको एक फाइलिंग वर्क करना नहीं पसंद। अगर वो फिर आपको एक आंसर देता है, फिर इसी तरह आप पेयर चॉइस क्वेश्चन
पर्सन बनाते जाएँ, 2 पेयर बनाते जाएँ और उसमें से उसे पिक करने को कहें। इस तरह से आपके सामने आ जाएंगे वो एस्पेक्ट्स जिन्हें वो पसंद करता है और वो जिन्हें वो पसंद नहीं करता। फिर बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट्स लें। इंटरव्यूज़ करते हुए आप बीइंग अ ह्यूमन, आप इंटरव्यूअर हैं, आपका दिमाग मशीन तो नहीं कि आप ईच एंड एवरी बात को अंडरस्टैंड करें और याद रखें। तो रिसर्चर के लिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे इंटरव्यू हो रहा है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स लेता रहे, ठीक है। उसे अपनी मेमोरी पे जो है वो बिलीव नहीं करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। आप बहुत सी बातें ह्यूमन माइंड जो है वो उसको प्रोसेस कर चुका होता है और वो इनकरेक्ट हो चुकी होती हैं। इस वजह से आपने जो भी बात देखी है, सुनी है, आप उसको जो है नोट डाउन करते रहें ताकि आपके लिए रिकॉल करना आसान हो जाए। नॉर्मली अगर आप रिस्पोंडेंट से परमिशन ले लें तो आप उसको टेप पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो टेप्ड इंटरव्यूज़ की तरफ नहीं आते, क्योंकि उन्हें ये होता है हमारी वॉइसेस रिकॉर्ड की जा रही हैं और हम जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि हमने ये बात की है। लेकिन उनकी परमिशन के साथ आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो टेप इंटरव्यूज़ जो है वो आप कंडक्ट कर सकते हैं। ऑडियो या वीडियो टेपिंग जो है ये काम आप रिस्पोंडेंट की परमिशन से करेंगे, इसके बगैर आप नहीं करेंगे। तो इस तरह बेटे देखें कि आपने डिफरेंट तरह की टिप्स पढ़ी इंटरव्यूज़ को करते हुए कि आपने सबसे पहले तो अपनी रेपुटेशन, अपना एतमाद, कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है। उसके बाद आपने रिस्पोंडेंट के फियर, एंजाइटीज़ एंड टेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। उसके साथ एक सिंसियर, प्लेजेंट किस्म की कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है। फिर रिस्पोंडेंट की बात को सुने, उन्हें उसकी बात को क्लैरिफाई करें। उसके बाद उसके सामने सिंपल वे में क्वेश्चंस को रिफ्रेश करें ताकि आप उसके आंसर्स जो है वो क्लैरिफाई कर सकें। और उसके बाद अपनी मेमोरी पर ट्रस्ट ना करें बल्कि नोट्स लें। अब उसके बाद बेटे देखें इंटरव्यू की 2 आगे से और टाइप्स आ गई हैं, फेस टू फेस एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ फेस टू फेस हो सकते हैं या टेलीफोन पे भी हो सकते हैं। ऊपर तो मेन टाइप्स थी, ये है तरीक़ेकार कि आप स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ फेस टू फेस भी ले सकते हैं या टेलीफोन पे भी ले सकते हैं। नॉर्मली जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, ये फेस टू फेस होते हैं। जबकि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ चूँकि आपने गोल सेट किया होता है, आपने क्वेश्चंस अपने सामने बनाए होते हैं, आप इनको टेलीफोन पे भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपके इश्यूज़ कितने हैं, स्टडी में इन्वॉल्व है, इंटरव्यू की ड्यूरेशन क्या होगी, दोनों पार्टीज़ की कन्वीनियंस क्या है, और जियोग्राफिकल एरिया। अगर आप ज़्यादा दूर यानी कि आपके रिस्पॉन्डेंट्स फैले हुए हैं तो फिर टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटे कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी मौजूद है, यानी कि अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। तो बेटे पहले बात करते हैं फेस टू फेस इंटरव्यूज़ की, इनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। बेटे फेस टू फेस इंटरव्यूज़ मीन्स डायरेक्ट इंटरव्यूज़ जो दोनों पार्टीज आमने सामने बैठ के करती लेती और देती हैं। अब इसमें रिसर्चर जो है उसका फ़ायदा ये है कि रिसर्चर क्वेश्चंस को आसानी से उसके सामने बोल सकता है, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकता है, रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकता है, रिपीट कर सकता है, रिफ्रेश कर सकता है क्वेश्चन को, और इवन के रिस्पोंडेंट के नॉन वर्बल क्यूज़ को भी पिकअप कर सकता है। अगर रिस्पोंडेंट किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस या प्रॉब्लम शो कर रहे हैं अपनी आइज से, अपने गेस्चर्स, पोस्चर्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, तो वो आपके सामने क्लियर हो जाते हैं। लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू पे ही आपके सामने नॉन वर्बल क्यूज़ क्लियर नहीं हो सकते। लेकिन फेस टू फेस इंटरव्यू के जहाँ पे ये फ़ायदे हैं वहाँ पे इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपकी जियोग्राफिकल लिमिटेशन है, यानी कि अगर आपके रिस्पोंडेंट्स दूर दराज के एरिया में है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है इस तरह फेस टू फेस इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के लिए। तो आपको जो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर हो जाती है और इंटरव्यू का बायस इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है कि आपके जो क्वेश्चनिंग टेक्निक्स हैं या आपके इंटरप्रिटेशन का जो तरीक़ेकार है। इसके अलावा बेटे एक और ड्रॉबैक जो है वो ये है कि नॉर्मली रिस्पोंडेंट फेस टू फेस इंटरव्यू में जो है वो फियर या टेंशन फील करते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि अब हम अनोनिमस नहीं रहे, सामने बैठ के इंटरव्यू हो रहा है, रिसर्चर हमें जानता है, हमारा नेम उसको पता है, तो हम फेस टू फेस इंटरव्यूज़ देते हुए नॉर्मली रिस्पोंडेंट्स हेजिटेट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ बेटे टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ वो इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि टेलीफोन पे होते हैं, और इसका रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसका फ़ायदा देखें तो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल तक आप पहुंच सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। रिस्पोंडेंट्स के अगर व्यू पॉइंट से देखें तो रिस्पोंडेंट्स का जो डिस्कम्फर्ट ऊपर मौजूद थी, ठीक है, वो उनकी ख़त्म हो जाती है। उन्हें पता है टेलीफोन पर इंटरव्यू हो रहा है, सिर्फ हमारी वॉइस सुनी जा रही है, तो इसलिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिवील करते हुए। लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू का एक डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ये है कि अगर टेलीफोन लाइंस में कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो इंटरव्यूज़ टर्मिनेट हो जाते हैं। अक्सर औक़ात रिस्पोंडेंट्स बिजी होते हैं, फ़ोन को हैंग अप कर जाते हैं, ठीक है। सिचुएशन जो है वो इस वजह से ख़राब हो जाती है, एग्रीवेट हो जाती है, क्योंकि देखिए लोगों को एक दिन में टेली मार्केटिंग की तरफ से नंबर ऑफ़ मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती हैं, तो इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं होते टेलीफोन पर इंटरव्यू देने में, वो बहुत हरी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। तो इंटरव्यू के लिए ये एडवाइजेबल है कि वो पहले रिस्पोंडेंट से जो है वो टाइम मांग ले कि भाई मुझे आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए, टेलीफोन पे आपसे कॉल करनी है, ताकि वो सारे कामों से आज़ाद होकर कन्वीनियंट वे में आपके साथ इंटरेक्ट कर सके,
ठीक है। तो इस तरह दोनों पार्टीज़ कोऑपरेशन के थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ से फ़ायदा गेन कर सकती हैं। तो ये बेटे डिफरेंट तरह के जो है वो फ़ायदे नुकसान थे टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के। तो आपने जो है वो बायसेस तो आपने देख ही लिए कि किस तरह से जो है वो बायसेस प्रेजेंट हो सकते हैं आपके डाटा कलेक्शन आपकी इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। समटाइम्स जो इंटरव्यू या रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो बिजी होते हैं या अच्छे मूड में नहीं होते, ठीक है, या स्ट्राइक्स हैं, लॉकआउट्स हुए हुए हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप रिस्पॉन्डेंट्स को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो उनका मूड ख़राब हो सकता है। इसके अलावा इंटरव्यूअर की पर्सनैलिटी, इंट्रोडक्शन आपने किस तरह से देना है, उसकी वॉइस, उसकी ये सारी चीज़ें इफेक्ट डाल रही होती हैं इंटरव्यू के अंदर। फिर बेटे कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूइंग जो है वो एक नई टेक्निक है। इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं जिसमें आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें आ गई है CATI एंड CAPI। CATI है कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड CAPI है कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू। कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है ये बहुत सी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर एक क्वेश्चन को जो है एक सॉफ्टवेयर की मदद से रिस्पोंडेंट के सामने लेकर आता है और रिस्पोंडेंट अपना आंसर देता है। कंप्यूटर उसके टेलीफोन नंबर, उसके आंसर को रिकॉर्ड करता है और एक फ़ाइल में लगाता जाता है, ठीक है। उसके बाद इस डाटा को एनालाइज कर लिया जाता है। तो ये कंप्यूटराइज्ड वॉइस एक्टिवेटेड टेलीफोन इंटरव्यूज़ हैं जो कि शॉर्ट सर्विस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है वो CATI हैं जिसमें नॉर्मली आप इंटरव्यूज़ के रिस्पॉन्सेज को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। CATI जो है उसमें ये होता है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका जो रिस्पोंडेंट के कंप्यूटर स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आता है, रिस्पोंडेंट अपने कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए जो सॉफ्टवेयर उसने इंस्टॉल किया होता है वो रिस्पॉन्सेज को एंटर करता है और इस तरह से ऊपर जो रिकॉर्डिंग में एरर्स आ जाते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। यानी कि जो CATI है वो तो रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करता है, लेकिन CAPI जो है इसमें रिस्पोंडेंट खुद जो है वो अपने रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं, अपने रिस्पॉन्सेज एंटर करते हैं। इस वजह से रिकॉर्डिंग की जो एरर्स है वो इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन हर पर्सन जो है वो एक पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं होता और ना हर एक की रसाई होती है ऐसे सॉफ्टवेयर तक, इसलिए CAPI जो है वो ज़रा टफ है। लेकिन ये जो CATI है ये वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम है जिसमें इंटरव्यू के रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है, वॉइस में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लेकिन रिस्पॉन्डेंट की परमिशन होना ज़रूरी है अगर आप CATI के थ्रू जो है वो काम कर रहे हैं। CATI में एक वॉइस कैप्चर सिस्टम होता है जो कि वॉइस को कैप्चर कर रहा होता है, तो इसलिए रिस्पॉन्डेंट की परमिशन के साथ आप उनकी वॉइस को कैप्चर कर सकते हैं, उस डाटा को एक फाइल में मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि CAPI में रिस्पॉन्डेंट खुद जो है वो एंटर करता है, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता बल्कि रिस्पॉन्सेज रिटर्न फॉर्म में एंटर किए जाते हैं। तो ये जो कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूज़ हैं ये बहुत क्विक हैं, एक्यूरेट तरीक़ाकार है इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस का। इसने आपके लिए डाटा का एनालिसिस आसान कर लिया। अब तो डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर पैकेजेस मौजूद हैं जिनकी मदद से आप अपने इंटरव्यू को हैंडल कर सकते हैं और इंटरव्यू के रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो हैं वो इस सिलसिले में हम इंटरव्यूअर्स की हेल्प करें। अब बेटे ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी ये पेज जो है ग्रुप इंटरव्यूज़ रह गए थे, ये आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा। इस चैप्टर के एंड पे जो टॉपिक ग्रुप इंटरव्यूज़ के रह गए हैं ये आपने खुद कंप्लीट करने हैं, आसान सी बातें हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा।